नमस्ते जी, मैं बीटी गोरे और बीटी गोरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, खेती करते समय कितना प्रिसाइजली करना चाहिए, इसका एक उदाहरण मैं ये वीडियो के माध्यम से आपको देने वाला हूँ। मेरे दोस्त हैं ईश्वर भाई पिंडोरिया, ये भूज के नज़दीक उनका गांव है, वहाँ पे खेती करते हैं। फार्म बहुत बड़ा नहीं है और दो ही क्रॉप वो करते हैं, एक है अनार और एक है डेट्स, खजूर जैसे हम बोलते हैं। ये दो ही क्रॉप यहाँ पे किए जाते हैं। डेट्स का इतना ज़बरदस्त फार्म इससे पहले मैंने कभी भी नहीं देखा था और खुद का R&D करके, खुद की वैरायटी डेवलप करके, उसका सिलेक्शन करके डेट्स एक्सपोर्ट करने वाला एक किसान है। और मैंगो थे और मैंगो में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं था, इसलिए उन्होंने मैंगो का गार्डन निकाल के अनार की खेती करना फाइनल किया और तब मेरी उनके साथ में मुलाकात हुई थी। ये इंडस्ट्री चलाते हैं। जो ट्यूबवेल होती है, वो ट्यूबवेल के अंदर जो परफोरेटेड पाइप्स होते हैं सीमेंट के, वो पाइप बनाने की फैक्ट्री इनकी है। उनके पिताजी और ईश्वर भाई खुद ये फैक्ट्री देखते हैं और ये जो प्रिसीजन फैक्ट्री चलाते समय वो इस्तेमाल करते हैं, वही टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल करते हैं। ये काम मुझे आज करना है मतलब आज करना है, ऐसे करना है मतलब ऐसे ही करना है, डोज मुझे ऐसे देना है मतलब ऐसे ही देना है, ऑर्गेनिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ये सब चीज़ें उनके खेत में उन्होंने इस्तेमाल किया और अभी उनका हार्वेस्टिंग हो गया है और हार्वेस्टिंग के टाइम वहाँ पे मैंने शूट लिया है और ये शूट आपको इंस्पायर करेगा, इतना गारंटी मुझे है। तो चलिए अब सीधा आप ईश्वर भाई से सुनिए कि वो खेती कैसे करते हैं और क्या उनका अनुभव रहा है ये अनार की खेती का। तो चलिए देखते हैं उनका वीडियो। हाँ, मेरा नाम ईश्वर भाई पटेल है। मैं भुज का रहने वाला हूँ। और मेरा फार्म जो है वो भुज से 15 किलोमीटर नज़दीक भारापर गांव में है। और तकरीबन 38 एकर्स हमारा लैंड है, जिसमें 20 एकड़ में खजूर का प्लांटेशन है और बाकी का जो प्लांटेशन है वो पहले मैंगो का प्लांटेशन था, वो निकाल के हमने अनार का प्लांटेशन किया है। तो ये 5वां साल है हमारा। मैंगो में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने सोचा कि भाई ऐसा कोई क्रॉप लगाएं कि जिससे लैंड को, ज़मीन को भी सूट हो और हमारे को मुनाफा भी अच्छा हो। अभी ये 5 साल हुआ है और प्लांटेशन जब स्टार्ट किया था तब इतना नॉलेज तो नहीं था, लेकिन जैसा अभी यूट्यूब में या तो जो भी नेट पे जो नॉलेज मिलता है वो इनिशियली थोड़ा जान के जैन का टिश्यू कल्चर हमने प्लांटेशन किया। फिर 6 प्लांटेशन के बाद 5-6 महीने के बाद मेरे को बीटी गोरे सर का वीडियो देखते देखते और 1-2 फ्रेंड से भी रिकमेंडेशन मिला, तो मेरे को इंटरेस्टिंग लगा थोड़ा। तो इनसे कांटेक्ट में हम लोग आए। हमारा एक दूसरा फ्रेंड था, उसका कांटेक्ट में वो थे, तो वैसा हम लोग कांटेक्ट में आए। तो मेरे को बहुत इनका बातें बहुत इंटरेस्टिंग लगा और जैसे भी कांटेक्ट करके इनको एक दिन हम हमारे फार्म पे लेके आए, तो इनको भी मतलब कि अच्छा लगा दोनों को मिलके। और फिर बाद में ट्रेनिंग लिया मैंने गोरे साहब का। तो ट्रेनिंग में मेरे को इतना नॉलेज मिला कि वैसे तो अभी तक मैं 12-14 साल से फार्मिंग करता हूँ, लेकिन ट्रेनिंग के बाद मेरे को ऐसा लगा कि अभी फार्मिंग एक्चुअली कैसे करना है, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। और इनके ट्रेनिंग के बाद हमने पूरा इम्प्लीमेंटेशन
फार्म के ऊपर हमने कोई कंसल्टेंट बाद में नहीं रखा है। तो जो भी चीज़ें स्टार्टिंग से लेके एंड तक, इथरेल से लेके हार्वेस्टिंग तक का जो भी प्रोसेस गोरे सर ने हमारे को समझाया, वो 2 साल हमने फॉलो किया और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हमारे को। क्योंकि वो जो जैसे इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट है, डिजीज़ का है, न्यूट्रिएंट्स का है, सब इतना अच्छे से वो समझाते हैं और किसानों को एकदम दिमाग में बैठ जाता है वो। और फील्ड के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी जितना हो सकता है वो हम कोशिश करते हैं, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये हमारा तीसरा हार्वेस्ट होगा और हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ है ये ट्रेनिंग से। और पहले हम लोग जो मैंगो का प्लांटेशन था, वो मैंगो का प्लांटेशन में इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने ये क्रॉप चूज़ किया। और अनार मेरे को इसलिए अच्छा लगता है कि ऐसा एग्रीकल्चर में बहुत कम ऐसे क्रॉप्स होंगे कि व्यापारी लोग जो है वो फार्म पे आके लेके जाते हैं। और दूसरा, ऐसा कोई क्रॉप नहीं है कैश पेमेंट देके जाते हैं। बाकी के जो क्रॉप्स का जो प्रोड्यूस है वो हमारे को बाज़ार में लेके जाना पड़ता है। और दूसरा, अनार के लिए मेरे को वो अच्छा लगा कि अनार एक तो हमारा सैंडी सॉइल है, क्लाइमेटिकली भी हमारे को यहाँ एरिड रीजन का क्रॉप है, इसलिए हमारे को यहाँ सूट होता है। लेकिन पिछले 5-7 साल से क्लाइमेट थोड़ा चेंज होता जा रहा है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा इसमें काम करना पड़ता है। लेकिन ध्यान से काम करते हैं तो काफ़ी मैनेज हो सकता है। और ये जो हमारे को गोरे सर ने जो भी ऑर्गेनिक स्लरी ने हमारे को हमने एक प्रोजेक्ट बनाया ऑर्गेनिक स्लरी का, तो वो भी खाद डाल के, उसमें पानी डाल के उसको डिकम्पोज करते हैं और उसके अंदर से जो भी स्लरी निकलता है वो इरिगेशन वाटर में हम साथ में चला देते हैं। इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला है। सैंडी सॉइल है, फिर भी ये आप देख सकते हैं कितना वीड्स का भी, पहले कभी भी वीड्स नहीं उगते थे हमारे यहाँ सैंडी सॉइल में। तो ये स्लरी और ये ऑर्गेनिक मैटर जो हम साथ में मिक्स करके चलाते हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है और प्लांट्स की हेल्थ भी बहुत अच्छी हमारे को लगती है। ऑर्गेनिक स्लरी के अंदर हम सब कुछ, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, फार्म का वेस्ट है, वो भी सब हम क्रश करके उसमें डाल देते हैं। तो ये आई थिंक पूरा यूटिलाइज हो जाता है। और वीड्स का भी, जो जैसे गोरे सर ने बताया है कि वीड्स का भी हम कटिंग करके वहीं पे रख देते हैं। तो अभी 5 साल के अंदर ये हमारा जो सॉइल है उसका स्ट्रक्चर काफ़ी बहुत सारा चेंज हो गया है। वीड्स को भी हम क्रश करके यहीं पे दबा देते हैं, काफ़ी चेंज हो गया है ये। और गोरे सर का ट्रेनिंग में पहले हम जो भी डिजीज़ मैनेजमेंट है या तो पेस्ट मैनेजमेंट है, उसमें केमिकल्स का स्प्रे या तो ज़मीन में डाल के, फिर उसके बाद न्यूट्रिएंट्स देते हैं और उसके बाद हम जो बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल जो प्रोडक्ट्स हैं, वो यूज़ करने में, वो जो सीक्वेंस है वो यूज़ करने में काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट दिखता है इसमें। और इसके साथ साथ जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी जो यूज़ सर ने बताया है, वो जैसे अवेना न्यूट्रीमिक्स है, वो रेगुलरली हम यूज़ करते हैं, तो डेफिशिएंसी सैंडी सॉइल में भी कुछ नहीं दिखाई देती है हमारे पौधे में। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी कम खर्चे में ये हम ज़्यादा प्रोपोर्शन में हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैं बचपन से गार्डनिंग और एग्रीकल्चर का मेरे को दिमाग में बहुत, मतलब कि एक पैशन था, मतलब बहुत शौक़ था मेरे को, लेकिन वो कभी नहीं हो पाया। फिर धीरे धीरे 2003 में ये हम लोगों ने शुरू किया। तो पहले हमने प्लांटेशन किया मैंगो का, फिर हमारे पास जो भी लैंड बाकी था उसमें हम लोग इज़राइल जाके थोड़ा स्टडी किया कि इसमें और क्या लगा सकते हैं। तो फिर हम लोगों ने हमारी बाकी की लैंड जो थी उसमें खजूर का प्लांटेशन किया। वो सब पौधे इंपोर्ट किए हैं हमने। लेकिन उससे पहले
हम इंडस्ट्री चलाते थे। इंडस्ट्री में भी हमने जो भी इस्टेब्लिशमेंट किया था, उसके बाद हमें को ऐसा लगा कि ये एग्रीकल्चर में तो कुछ ना कुछ करना ही है, भले कमर्शियली ना करें लेकिन शौक के लिए करें। तो लेकिन हमने जब स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि ये तो काफ़ी अच्छा है, ये इसमें रिटर्न्स भी अच्छा मिलता है और ये काम करने में भी बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये हमने शुरू किया 2003 में, और इंडस्ट्री के बाद ये हमारा जो जर्नी चालू हुआ एग्रीकल्चर का, उसमें मैंगो में रिटर्न हमारे को नहीं मिला, इसलिए हमने अनार को सिलेक्शन किया, क्योंकि अनार में कोई भी क्रॉप में एक ही बार चांस मिलता है नॉर्मली, अनार और ये अपना खजूर और मैंगो में। ये अगर आपका फ्लावरिंग टाइम में अच्छा सही क्लाइमेट नहीं रहा या तो आपका ट्रीटमेंट सही नहीं रहा तो नेक्स्ट चांस नहीं मिलता है आपको। लेकिन अनार में एक बार भी फ्लावरिंग आपका ड्रॉप हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम आ गया, तो आप सेकंड ट्रायल भी ले सकते हैं और थर्ड ट्रायल भी ले सकते हैं। अगर वो भी नहीं सक्सेस हुआ तो नेक्स्ट बाहर में जा सकते हैं हम। तो ये मतलब कि आपका पूरा साल फेल नहीं जाता है, चांस मिलता ही मिलता है नेक्स्ट। इसलिए मेरे को अनार काफ़ी अच्छा लगा। और दूसरा बेनिफिट मेरे को ये लगा कि अनार का शेल्फ लाइफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है कंपेयर टू ये आम और खजूर में। तो ये आप एटलीस्ट आपका हार्वेस्टिंग टाइम जो है वो उसमें एक हफ्ता अर्ली हार्वेस्ट भी कर सकते हैं, टाइम पे भी कर सकते हैं, और अगर थोड़ा डिले हो गया, डिले भी आप करके आपका हार्वेस्ट हो सकता है। एटलीस्ट 15 डेज़ का डिफरेंस आप में आपको चांस मिलता है मार्केटिंग के लिए। तो वो सबसे अच्छा मेरे को अनार का लगा। और पांचवा, ये थर्ड हमारा हार्वेस्ट होगा, तो ये ऐसा लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है कि आम निकाल के मैंने अनार लगाया है। वो बहुत सही डिसीजन है मेरा, ऐसा लग रहा है मेरे को। रिटर्न में भी अच्छा लग रहा है और वैसे भी शेल्फ लाइफ और इसमें वेस्ट बहुत कम जाता है। मेरे ओपिनियन में तो ऐसा है कि जो भी किसान, अभी हम सुन रहे हैं कि काफ़ी किसान लोग ये अनार निकाल रहे हैं, तो मेरे हिसाब से किसी के ऊपर डिपेंड होने की वजह, आप जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे गोरे सर चला रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट्स में अगर आप एक अच्छी सी ट्रेनिंग ले लो, फिर आपकी सूझबूझ से आप प्लांटेशन शुरू करो। और अगर आपका प्लांटेशन अभी भी है तो ट्रेनिंग लेके वो हिसाब से अगर आप प्रैक्टिसेस करेंगे फार्म के ऊपर, तो मेरे को लग रहा है कि अनार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और काफ़ी अच्छा रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। क्योंकि जो भी किसान लोग अभी घाटे में जाते हैं या तो निराश हो जाते हैं, तो इनके लिए ये ट्रेनिंग लेना बहुत बहुत ज़रूरी मेरे को लगता है। क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग के बाद, वो काफ़ी हद तक मेरे को बहुत चेंज लगा मेरे को। और ये जो बहुत सारे लोग यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए आते हैं, अच्छी बात है, सब अपने हिसाब से सही हैं, लेकिन जब तक हम खुद किसान नहीं सीखेंगे और दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे, तब तक ये हमारा काम सही से नहीं चलेगा, ऐसा मेरा मत है। तो किसानों को एक्चुअली जो भी है वो ट्रेनिंग लेके, खुद के डिसीजंस लेके, क्योंकि हर फील्ड के ऊपर आपको खुद को डिसीजन लेना है। ये जो हम ट्रेनिंग में सीखते हैं वो तो जनरलाइज ट्रेनिंग होता है, लेकिन सैंडी सॉइल के लिए सॉइल टाइप, क्लाइमेट टाइप और आपका पानी है, मिट्टी है, वो हिसाब से अगर आप ट्रेनिंग में सब कुछ सिखाया जाता है, वो हिसाब से अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बहुत फ़ायदा होगा और अनार निकालने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इवन एडवर्स कंडीशन में भी अगर आपको अनार के ऊपर काम करना है, भले थोड़ा प्रोडक्शन कम मिले, लेकिन पूरा फेल हो जाएगा ये सीज़न, ऐसा तो भाग्य, मतलब कि बहुत कम चांसेस है वो मिले होने में। तो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, खुद को जानना बहुत ज़रूरी है, फिर आप खेती करोगे तो मेरे हिसाब से तो आई थिंक फेल नहीं जाओगे आप।